नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी, टीवी सदानंद गौड़ा, मैं उमा भारती, मैं गोपीनाथ मुंडे, मैं रामविलास पासवान, मैं कलराज मिश्र, मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 11 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को। अभी हम आपको सीधे दिखा रहे थे और उसके बाद हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष जी हैं, हमारे साथ प्रशांत आंग्रे हैं और हमारे साथ लाइव के लिए जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता निजामुद्दीन राइन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताते चले कि देश को आगे बढ़ाने और ले जाने का जिम्मा अब जिस व्यक्ति के कंधे पर आया है उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली। अपने साथ उन्होंने लगभग 23 और कैबिनेट मंत्रियों को और लगभग 22 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अपने साथ साथ जिन्हें शपथ दिलाई राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब ने। देश अब एक नए कंधे पर, एक नए ओजस्वी नेता के साथ, जिसने कई वादे किए चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, और फिर आखिर वही प्रधानमंत्री बना जो जनता की पसंद था, जिसे जनता ने अपने मताधिकारों का प्रयोग कर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बिठाया। आज के बाद अब सत्ता पक्ष में बैठे नजर आएंगे नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी। जो पिछली सरकार थी वो विपक्ष में होगी। रचनात्मक विरोध होगा, किस स्तर का होगा, क्या होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नई सरकार के लिए हमारी तरफ से एक शुभकामनाएं। बात हम करें इससे पहले हम चलते हैं निजामुद्दीन राइन साहब के पास, हमारे पुराने साथी निजामुद्दीन राइन साहब जी बताएं, इस कैबिनेट से क्या उम्मीदें हैं? कैबिनेट आपको पहले कैसा लगा ये बताएं। नहीं, कैबिनेट उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मुंबई के 6 सांसदों में से किसी एक को भी मंत्रिपरिषद नहीं मिला। जी, जो देश की राजधानी है, जो हिंदुस्तान की दशा दिशा दोनों बदलती है, जो पूरे देश को एक तरह से सारा फाइनेंस का अरेंजमेंट करती है, 40 से 50 हजार करोड़ का टैक्स जो है देश को मुंबई देता है। मुंबईकर खुद को ठगा महसूस कर रहा है कि उसके 6 सांसदों में से किसी को भी कोई मंत्रिपरिषद नहीं दिया गया। जी, यानी ये मुंबई के साथ में अन्याय हुआ लगता है आपको? इतनी बड़ी संख्या में लोग जीत कर गए हैं निजामुद्दीन राइन साहब उनके पास, तो कहां से किस किस को वो प्रतिनिधित्व देते? देखिए, मैं सवाल इसका नहीं कि कौन कहां से देगा जी, सवाल यह है कि मुंबई जो है एक केंद्र है, एक ऐसा केंद्र है कि दिल्ली के बाद सत्ता के सारे समीकरण मुंबई में बनते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का सारा जो खेल था, जो तंत्र था, जो पैसे का उपयोग था, वो सब मुंबई से ही होके गुजरा। यानी कुल और जी, मुंबईकरों को बड़ी आशा थी, बड़ी उम्मीद थी कि मुंबई से कोई ना कोई सांसद जो है वो मंत्रिपरिषद में रहेगा। लेकिन आज के निर्णय को देखकर मुंबईकरों को बहुत निराशा हुई। हालांकि हम सब विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष होने के नाते भी हमारी जवाबदारी बनती है कि हमारे राज्य से ठीक है 4-5 लोगों को उन्होंने मंत्री किया, 6 लोगों को, लेकिन मुंबई जैसी जगह से किसी को मंत्री नहीं बनाना, इस बात का ये सूचक है कि सिर्फ और सिर्फ बातें अलग थी और काम अलग है। जी, एक बात तो है कि अटल जी के कार्यकाल में भी लगभग 2 मंत्री मुंबई से हुआ करते थे। हालांकि जयवंतीबेन मेहता थी, राम नाईक थे, उसके बाद भी कांग्रेस के शासनकाल में भी गुरुदास कामत रहे और साथ ही साथ मिलिंद देवरा भी रहे, उसके बाद मिलिंद देवरा भी रहे। लेकिन ये मौका इस बार मुंबई ने गंवा दिया और एक भी मंत्री पद राज्य मंत्री स्तर का भी नहीं मिला। कहने को पीयूष गोयल के लिए कहा जा सकता है कि वो थोड़ा बहुत मुंबई को बिलोंग करते हैं, लेकिन पूर्णतया 6 लोकसभा सांसदों में से किसी को भी
वो पद नहीं दिया गया जिसकी मुंबई को अपेक्षाएं थी। और निजामुद्दीन राइन साहब की इस बात में दम है कि मुंबई अगर देश की आर्थिक राजधानी है तो यहां से किसी न किसी को मुंबई के विकास के लिए एक बड़ा संदेश जा सकता था। अवनिंद्र जी क्या कहना चाहेंगे निजाम साहब की इस बात में कितना दम है? देखिए, अगर हम सलमान साहब विकास की जब भी बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से सूची बनाई है और जिन लोगों को भी हमने देखा शपथ ग्रहण समारोह में, तो उनके जरिए वो सरकार को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और जाहिर तौर पर निश्चित अगर हम इन तस्वीर की बात करते हैं, जो चेहरे हमने देखे हैं, तो उनसे नरेंद्र मोदी किस तरह से काम लेते हैं। हालांकि कांग्रेस की अगर बात है तो विपक्ष के नजरिए से वो देख रहे हैं, लेकिन मुंबईकर होने के नाते निश्चित रूप से ये सवाल बहुत ही अहम है कि मुंबई का एक भी सांसद अगर यहाँ होता तो कहीं ना कहीं से हमारी जो तकलीफ है उसको हम कम पा सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने तरीके से काम करने वाले माने जाते हैं और उस पर वो खड़े उतरेंगे। अभी कहना जल्दबाजी होगा कि क्या हो सकता था। प्रशांत जी, ये मुंबई को लेकर निजाम साहब ने एक अलग ही मोड़ दिया है और बहुत सही दिशा में उनकी बात है कि मुंबई से 6 सांसद चुनकर गए हैं और 6 पूरा सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस एनसीपी का, जैसा पिछली बार एनडीए के साथ हुआ था। लेकिन एक भी मंत्री पद नहीं दिया, इवन राज्य मंत्री तक नहीं किसी को बनाया है। आने वाले दिनों में मुंबई इसे किस रूप मिलेगी? मेरे ख्याल से जिस प्रकार से निजामुद्दीन राइन साहब ने, सलमान जी आपने बिल्कुल सही कहा है। हालांकि ये सवाल जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल ये जहन में आ रहा है कांग्रेस के। और क्योंकि कांग्रेस सुपड़ा साफ हो चुका है मुंबई से, एक्सपेक्टेशन जरूर थी, उनकी आर्थिक राजधानी मुंबई थी। लेकिन निजामुद्दीन राइन साहब से मैं जरूर यहाँ पर, अगर आप अनुमति दे सलमान जी, तो एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि क्या गुजर रही होगी आज राष्ट्रपति भवन में सोनिया गांधी जी के ऊपर राहुल गांधी, जो कि फ्रंट लाइन लीडर थे इस पूरे इलेक्शन में 2014 के सेकंड रो में वो बैठते नजर आए। इस मंजर को किस दृष्टिकोण से देख रहे निजामुद्दीन राइन साहब? निजामुद्दीन राइन साहब, व्यक्तिगत या कोई परिवार, जी मैं वो आपको जवाब दे रहा हूँ, ये कोई व्यक्तिगत या कोई पारिवारिक हार जीत या झगड़ा नहीं है, ये देश के राजनीतिक समीकरण का विषय है। और ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार कांग्रेस चुनाव में हारी है, इससे पहले भी 2 बार कांग्रेस हारी है। और 77 की जो चुनाव में कांग्रेस हारी थी उससे कहीं बेहतर है। तब लोगों में नाराजगी थी, गुस्सा था, नफरत थी, लेकिन आज लोगों में हार के बावजूद भी नाराजगी और गुस्सा नहीं है। इसलिए इसको किसी तरह से देखना कि कैसे वहां महसूस किया, क्यों महसूस किया, ये सब बिल्कुल बकवास बातें हैं। राजनीति में इस तरह की चीजें संभावित हैं, हो सकती हैं, कभी ज्यादा हार होती है, कभी कम हार होती है, लेकिन जनता के बीच जो लोग रहते हैं उन्हें समय मौका मिलता है। इनकी भी सरकार थी 7 साल तक, ये भी हार कर आए थे बाहर, हारने के बाद दोबारा कांग्रेस आई थी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस खत्म हो गई और दूसरा काम नहीं होगा। तो इस तरह की सोच और ये सब चीजों में मैं विश्वास नहीं करता। पार्टी जो है अपने हारने के दूसरे दिन से ही काम पर लग गई है, अपने लोगों के लिए वो काम कर रही है। जहां जहां राज्यों में चुनाव आएंगे वहां अच्छी तरीके से काम करेंगे। और ये एक तरह का उत्सव है, एक ऐसा उत्सव जो देश के लोगों के लिए था। सारे लोगों की जवाबदारी है, चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता पक्ष में रहे, उसे जाना चाहिए। लेकिन निजामुद्दीन राइन साहब, हार जीत ठीक है, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, लेकिन हार में भी इस तरह बुरी हार का असर जरूर होता है। इस बात को तो आप मानेंगे? ये इसे बुरी नहीं, मैं इसे बुरी तरह हार मानने की बात नहीं करता। अगर राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, या जो लोगों ने देश में राजनीतिक विश्लेषण किया है, आप उनसे बात करिए कि राज्य में या देश में बीजेपी को सिर्फ 31% वोट मिला है, 31%, इससे ज्यादा वोट नहीं मिला है। 17 करोड़ उनको मिला है तो 10 करोड़ कांग्रेस को मिला है। तो ये इस चीजें हार और बड़ी जीत कुछ नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही 73 सांसद उनको एक ही प्रदेश से मिला, और उस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी पिछले 20 सालों से। जी, जहां सरकारें थी कई ऐसी, जहां से इस राज्य को जी निजाम साहब अपना सेंटेंस पूरा कर लें। तो इसके लिए इतना कोई महत्व का बात नहीं है कि बुरी तरह हार हुई और क्या महसूस करेंगे। राजनीति है, हार जीत होती है, इसमें हम काम करते हैं। चलिए, इसमें पॉजिटिव सेंस में आप ले रहे हैं कि हार जीत लोकतंत्र में जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें अफराद गिने जाते हैं, सलमान जी, तौले नहीं जाते। नहीं है, पहले भी 3 बार कांग्रेस हारी थी। जी, जमहूरियत है, यही जमहूरियत। कांग्रेस हारी, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी भी हार कर गई। जी बिल्कुल, जमहूरियत बीजेपी हमेशा के लिए इसी का नाम तो जमहूरियत है निजाम साहब। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें अफराद गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। तो ये अफरादों के सरों के गिनने का खेल है।
आज बाजी यूपीए के हाथ है, कभी आज एनडीए के हाथ है, कभी यूपीए के हाथ थी। लेकिन एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका किस तरह से आने वाले दिनों में कांग्रेस निभा सकती है, इसकी बानगी आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि विपक्ष इतना कमजोर पहले कभी नहीं था, शासन किसी का भी रहा हो। जो दो बड़े कानून, देखिए दो बड़े कानून ऐसे बने हैं कि उस कानून के दायरे में इनको भी आना है। आरटीआई का जो कानून है, अब वो विपक्ष की जवाबदारी है। जब वो सत्ता पक्ष में थी तो उन्होंने कानून बनाया और उसी कानून के तहत ही सरकार गई, क्योंकि बहुत सारी जो गलतियां सरकार ने की थी आरटीआई ने ही निकाल कर लाया। अब वही आरटीआई का पूरा उपयोग विपक्ष इनके ऊपर करेगा कि अगर इन्होंने काम किया, देश की जनता इनको सर पे बिठाई, काम नहीं किया तो यही देश की जनता 5 साल बीतने देर नहीं लगती। और इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। कर्नाटका इसका उदाहरण रहा है कि बहुत तगड़े से बीजेपी की सरकार आई थी येदियुरप्पा की, जैसे ही भ्रष्टाचार बढ़ा उठाकर फेंक दिया वहां की जनता ने। तो इसके लिए ये अभी बहुत जल्दबाजी है सलमान जी कि सत्ता क्या करेगी, विपक्ष क्या करेगा। अभी तो उन्होंने कदम भी नहीं रखा है अपने मंत्रालयों में, अभी उन पर हम क्या बोल सकते हैं। मंत्रालयों में देश की संसद बन जाने दीजिए, सारे सांसद शपथ विधि ले लें। सांसदों को भी तो शपथ लेना है। अभी हाउस चलेगा 5 दिन, उसके बाद जब ये अपने मंत्रालय कुल मिलाकर जो काम शुरू करेंगे, जो इन्होंने प्रॉमिस किया है। देखिए मैं आपको एक बात सलमान जी याद दिला दूं, देश के गवर्नर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, उन्होंने 1 महीना पहले, चुनाव के पहले देश की जनता से एक निवेदन किया था कि आप नेताओं से कहिए कि ऐसे वादे न करें जो देश उसे बर्दाश्त न कर सके और उसका भार न उठा सके, क्योंकि देश की इकोनॉमी की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। तो इसलिए बड़े बड़े वादे करना अभी सब सामने आएगा, क्योंकि एक राज्य चलाना, एक राज्य का मॉडल और देश की 36-35 राज्यों में लागू करना, ये कोई बहुत आसान खेल नहीं है। जी, आर्थिक मोर्चे पर क्या करेगी सरकार? सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक मोर्चे पर, क्योंकि आर्थिक जिस तरह के नुकसानात हुए, अर्थव्यवस्था चरमराई, कुल मिलाकर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सरकार के गिरने का सबसे बड़ा कारण अर्थव्यवस्था रही, अर्थव्यवस्था के नाम महंगाई रही और उसके बाद उससे जुड़ी हुई कई चीजें आई, तभी सरकार गिरी। अवनिंद्र जी, जिस अर्थव्यवस्था के नाम पर, आर्थिक व्यवस्था चरमराने के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर और विकास न करने के नाम पर यह सरकार गई है, आने वाले दिनों में क्या उससे सबक लेते हुए जिस तरह का मंत्रिमंडल, कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने खाटी चेहरे और उनका एक समावेश करने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है, एक बड़ा मशक्कत भरा काम रहा होगा उनके लिए। इस मंत्रिमंडल को देखते हुए लगता है कि उन चुनौतियों का सामना कर पाएगा ये मंत्रिमंडल? बहुत बड़ी चुनौती होगी नरेंद्र मोदी के सामने, क्योंकि देश को जो सपना दिखाया गया है कि दिन अच्छे आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं से दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करना है। और उस तरफ से कहीं ना कहीं से आम आदमी ने महसूस किया कि नरेंद्र मोदी एक ऑप्शन है और एक मौका दिया जाए इनको। लेकिन जनता ने जब भी किसी को मौका दिया है तो बाद में ये भी रिजल्ट भी चाहा है। तो रिजल्ट देखना बहुत दिलचस्प होगा कि रिजल्ट के जरिए जो 6 महीने बाकी है विधानसभा चुनाव में, उसमें किस तरह से जनमानस तैयार होता है। और निश्चित रूप से अगर अच्छे दिन आने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी और लोगों को लगता है कि हम अच्छे दिन महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका फायदा सबसे ज्यादा कांग्रेस को होगा, क्योंकि देश की जो जनता है उसको हमेशा से सरकार पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन उस भरोसा को कांग्रेस ने खो दिया था और इस सरकार के साथ अपना एक नया भरोसा जोड़ा है जनता ने। तो अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने होगी। प्रशांत नागरे जी, एक बात होती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। 6 बजे के बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसके बाद में ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों और उन्हें मत देने वालों के दिलों में ये बात घर कर गई कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो वो अच्छे दिन आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सलमान जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये बात अच्छे दिन आने की उम्मीद है, पर शर्त ये है कि थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस तो दे।
आज ही शपथ ग्रहण हुआ है और जिस प्रकार से तमाम चीज़ें एक सिंक्रोनाइज करना पूरे सिस्टम को एक स्वरूप में, एक दिशा में लाने के लिए थोड़ा वर्कआउट करना ज़रूरी होगा। तो ब्रीदिंग स्पेस जो होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को एक 3 से 6 महीने का ब्रीदिंग स्पेस दिया जाए तो शायद इनके क्या प्लानिंग्स है ये सामने आ सकते हैं। बहरहाल लेकिन यहाँ पर निजामुद्दीन रायन साहब से मैं ज़रूर यहाँ पर पूछना चाहूँगा, जिस RTI की सर आपने बात की थी निजामुद्दीन रायन साहब, इसी RTI के बदौलत आपने कहा है कि आपकी सरकार चली गई, लेकिन क्या वाकई इस बात का गिला शिकवा या मलाल है कि यह RTI हमने क्यों लाया? बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है, कांग्रेस ने कभी अपने लिए राज नहीं किया, कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए राज किया। देश की जनता के लिए जरूरी था RTI, क्योंकि हमें मालूम है कि वही RTI जो है आज हमारे नौजवान साथियों के लिए मददगार साबित होगा, क्योंकि अब जो हलचल थी वो उनको दिखेगा और दिखना शुरू हो गया। देखिए विरोध पहले दिन से ही शुरू हो गया। आपने देखा कि आज दोनों मुख्यमंत्री जो देश में बहुत ही पॉपुलर मुख्यमंत्री है, जयललिता और ममता बनर्जी, दोनों आपको नहीं दिखे, दोनों जगहों से विरोध था। उन्होंने कहा कि आपने जो संबंध बनाए हैं श्रीलंका से उसको लेकर आज ही उसका विरोध हो गया। सुबह ही आपने राजस्थान की मुख्यमंत्री का इशू देख लिया। मैंने मुंबई का आपको उदाहरण दिया कि हजारों करोड़ जो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ने खर्च किया है इस देश में, ये लूट मची जो थी, वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आया है। वो पैसा का सबसे बड़ा भाग मुंबई से गया है। वो पैसे का रिटर्न कहां से करेंगे, कौन सी जगहों से लेके आएंगे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको लाकर रातों रात जो है वो अलाउद्दीन का चिराग जला देंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे। आप 3 महीना देखिए, 3 महीने के बाद आपको विधानसभा के चुनाव के सत्र शुरू होंगे, फिर 6 महीने में चुनाव है, उसके बाद सब समझ में आने लगती है। क्योंकि जब आदमी जीतता है और जीतने के नशे में जितना झूठ बोल सकता है देश के लिए, वो सारा तंत्र उपयोग किया गया है। अब उन सारे तंत्र का जो उपयोग हुआ है उसका रिजल्ट कैसे आएगा वो देश की जनता जरूर देखना चाहेगी। जी, एक और चीज थी कि विकास के साथ साथ, हालांकि इसे सांप्रदायिक नजरिए से न देखा जाए, क्योंकि आप अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी हैं मुंबई कांग्रेस के, आप देख रहे हैं नजमा हेपतुल्ला के रूप में एकमात्र मुस्लिम चेहरे को प्रतिनिधित्व दिया गया। आने वाले जो उनके अपने पुराने सहयोगी थे, वो शाहनवाज हुसैन चूंकि हार चुके थे, एक दौर हुआ करता था सिकंदर बख्त और आरिफ बेग का, वो दौर रहा नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन के इर्द गिर्द केंद्रीय राजनीति चल रही थी, दोनों को न देते हुए कांग्रेस से आयात की गई नजमा हेपतुल्ला, जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथी, उन्हें मंत्री पद दिया गया। इससे क्या संकेत देने की कोशिश की है? चूंकि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आप प्रभारी हैं, इसलिए आपसे ये सवाल। जी, मैं और भी आपको एक बात बताता हूँ सलमान जी, बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड चेहरे मंत्री बने हैं। अच्छा। जनरल वीके सिंह का आपने इतिहास देखा, नजमा जी का भी यही इतिहास था कि पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस में समर्पित किया। एक बार उनको राज्यसभा नहीं मिला, वो नाराज होकर चली गई और जाने के बाद बीजेपी के साथ बैठ गई। ऐसे लोगों का सेकुलरिज्म से या दूसरी चीजों से कोई लेना देना नहीं। ये सब स्वार्थी लोग हैं। ये देश के लिए क्या समर्पित करेंगी? जो पूरा जीवन नजमा ने कांग्रेस के लिए समर्पित किया और आखिरी दिनों में जाकर उनकी गोद में बैठ गई, तो उससे माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं वो हल कर सकती, न उनके बस में है। आप खुद आप जानते हो, आप एक अच्छे पत्रकार रहे हो, कि गुजरात में माइनॉरिटी की जो स्कीमें चल रही थी अपने UPA 2 के दौरान, एक भी स्कीम वहां लागू नहीं हुई। आपने देखा कि हाई कोर्ट ने उनको वहां से जब लताड़ा, तो उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात की बहुत सारी NGO जब गई, तब जाके वो गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप और जो दूसरी निधि है वो मिलने लगी। तो जिसके मन में ऐसा नहीं है उसके लिए आप क्या सोच सकते हैं? अब उसके बाद जब ये काम नहीं करेंगे माइनॉरिटी का, तो ये डालेंगे कि भाई हमने तो माइनॉरिटी की महिला को मंत्री बनाया था, उसने माइनॉरिटी का काम नहीं किया, तो हमारी जवाबदारी नहीं है। 6 महीने जाने दीजिए सलमान जी, फिर देखिए कि कितना मुद्दा माइनॉरिटी का आता है और कितना डेवलपमेंट आता है और कितना सांप्रदायिकता का आता है। जी, सांप्रदायिकता, माइनॉरिटी, विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी, टीवी सदानंद गौड़ा, मैं उमा भारती, मैं गोपीनाथ मुंडे, मैं रामविलास पासवान, मैं कलराज मिश्र, मैं
राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी लेमन न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जो चंद और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं अल नसीर जकरिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है जकरिया साहब। और साथ ही साथ हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर विनोद टुडेवाल जी हैं। विनोद टुडेवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ प्रशांत आंग्रे जी हमारे अपने सहयोगी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के मुंबई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निजामुद्दीन रहीन साहब इस वक्त हमारे साथ लाइव पर जुड़े हुए हैं। निजामुद्दीन रहीन साहब, हम अपने अतिथियों के पास आए उससे पहले चूंकि आपको जाना भी था, चर्चा आपसे हो रही थी। ये बताएं कि मंत्रिमंडल को लेकर, जनरल वीके सिंह को लेकर, नजमा हेपतुल्ला को लेकर और चंद ऐसे चेहरों को लेकर आपके कुछ एतराजात आप दर्ज करा रहे थे, वो क्या थे? मैंने ये कहा कि ये वो चेहरे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं। इन्होंने कोई जनता की सेवा नहीं की है। इन्होंने कोई चुनाव से 10 साल 5 साल पहले वो राज्य में रहकर या लोगों के बीच रह के कोई काम नहीं किया है। ये फ्रस्ट्रेटेड चेहरे थे जो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से या तो उन्हें कोई प्रॉब्लम रही या वो पक्ष की ओर से प्रॉब्लम में थे और इस लहर में वो चुनाव जीते और उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि उनको मंत्री बनाया गया। और ये वही करने वाले आगे जाके, इनके बस में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जनरल वीके सिंह साहब देश में थे तो कौन सी नई चीजें कर दिया, आज मंत्रिमंडल में आने से कौन सा नया कर देंगे। नजमा हेपतुल्ला 50 साल तक कांग्रेस में रही, बहुत सारी बड़ी बड़ी पदों पर रही। उन्होंने कौन सा मुसलमानों के बड़े डेवलपमेंट का काम किया, कौन से माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट का काम किया जब वो हाउस में रही, विदेश की बहुत सारी जगहों पर राजदूत बन के गई, जो भी था। तो इसके लिए अभी मैं ये नहीं कहता कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जो उम्मीदें थी लोगों को, वो उम्मीदों पर मुझे नहीं लगता कि ये जो 3-4 चेहरे नए आए हैं इनमें से कोई भी खरा उतरे, मुझे कहीं नहीं लगता। जी, नए चेहरे शामिल करने का प्रयास नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में किया, लेकिन उन चेहरों को लेकर कांग्रेस के एक नेता की ये प्रतिक्रिया है कि अभी उससे कुछ कहना कुछ जल्दबाजी होगा। बहुत कुछ बेहतर करने की उम्मीदें जनता ने पाल रखी है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। आरिफ जकरिया साहब, माफ कीजिएगा नसीर जकरिया साहब, निजामुद्दीन रहीन साहब वही बात कह रहे हैं। बीइंग ए कांग्रेसी नहीं, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, एक सिटीजन ऑफ मुंबई, आपको लग रहा है कि मुंबई को जो प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था कैबिनेट में, जो क्या कुछ दिया ही नहीं गया, तो ये मुंबई के लिए कितनी बेहतर बात होगी या मुंबई के लिए नुकसानदेह होगा, या फिर केंद्र में और भी मंत्री हैं मुंबई के लिए ला सकते हैं यहाँ के सांसद? सलमान साहब, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बंबई हमारे देश की आर्थिक राजनीति है, कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और अगर इसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिले कैबिनेट में, केंद्र में, तो बंबई के वासियों ने तो बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है नई सरकार को, ये क्यों ऐसा हुआ। ये तो आश्चर्यजनक बात है। और जो हमारे विपक्ष दल हमेशा चीखते चिल्लाते रहते मुंबई हमारी, मुंबईकर के बारे में, उन्होंने इस वक्त कुछ कहा ही नहीं कि मुंबई से किसी को क्यों नहीं लिया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है। और एक बंबई के वासी होने के नाते मैं समझता हूँ कि बंबई को अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए केंद्र में। जी, हम रिफर कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर से, जयवंती बेन मेहता, राम नाईक, गुरुदास कामत, उसके बाद मिलिंद देवरा, कई ऐसे चेहरे मुंबई से चुने गए जो लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे और मुंबई के लिए काम किया। इस बार मुंबई, उससे पहले काफी पहले तक नहीं हुआ करते थे चेहरे, लेकिन जब मुंबई को प्रतिनिधित्व देने की बात आई तो इस बार कहीं ना कहीं मुंबई के साथ चूक हुई। कई चीजें हुई इस बार। हम सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र की बात न करते हुए अगर हम इसे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर देखें, विनोद टुडेवाल जी, आपने देखा एक नए युग की शुरुआत करने की कोशिश की नए प्राइम मिनिस्टर ने। नए प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की सार्क देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लें। आपने देखा पाकिस्तान से, जिसके साथ हमारे रिश्ते बहुत ही कड़वे चल रहे हैं, उस देश का प्रधानमंत्री देश में आता है। अपने यहाँ पर भी, उनके यहाँ जिस तरह से हमारे यहाँ कड़वाहट है, बिल्कुल उसी तरह की कड़वाहट उस देश में भी है। वहां से प्रधानमंत्री चलकर आता है अमन का पैगाम लेकर। बांग्लादेश से आता है, भूटान से आता है, श्रीलंका से आता है, मालदीव से आता है, अफगानिस्तान से आता है। इसे किस रूप में लिया जाए भारत के दृष्टिकोण से, जबकि
भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की भूमिका अक्सर इस मामले में थोड़ी सी कड़वी रही है। देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी पार्टी से आते हैं, लेकिन जो ही वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने लाहौर तक रेल चलाई। उन्होंने बहुत सारे काम अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के किए। तो अल्टीमेटली जो आदमी अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेकर कुर्सी पर बैठता है, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो उनके पद चिन्हों पर चलेगा और दोनों देश के संबंध सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। जी, यानी इसे एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। प्रशांत, हम देखते रहे प्रशांत जी कि लगातार इस विषय पर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध तक न रखा जाए। जी। पाकिस्तानी होना अपने आप में गाली के बराबर है। जी। और उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए पलक पावने बिछाना क्या है? जी, बिल्कुल सही कहा सलमान जी आपने सर। जिस प्रकार से अगर पाकिस्तान की अगर बात की जाए, उनकी कूटनीति की अगर बात की जाए, या नरेंद्र मोदी की, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर बात की जाए, तो अपने 16वीं लोकसभा के चुनाव में लगभग 200 से ज़्यादा उन्होंने सभाएं ली है, जिसमें खास करके पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया था, जहां पर जवानों के 4 सर जो है ये लेके पाकिस्तान चले गए थे। साथ ही साथ आतंकवाद के ऊपर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर कई सारी मुद्दों को उन्होंने अपने भाषण के दौरान पॉइंट आउट किया था। और ख़ास करके ये सवाल था 2 दिन से मीडिया के सामने ये था कि क्या वाकई नवाज शरीफ आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अमूमन ये होता है सलमान जी, जिस प्रकार से परवेज़ मुशर्रफ साहब भी आए थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब जब चले गए उसके बाद में फिर कारगिल युद्ध हुआ। लेकिन अब नवाज शरीफ, यानी ये साइकोलॉजी कहिए या इत्तेफाक कहिए कि जब भी पाकिस्तान के वजीर आजम अगर हिंदुस्तान आते हैं और वापस लौट के जाते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में ये शायद खुदा जानता है, लेकिन होगा ज़रूर। जी, क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। निजाम साहब, इस पूरे परिप्रेक्ष्य पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अगर देखा जाए इस नजरिए से कि विदेशी ताकतों का हवाला देकर अक्सर हमारे भीतर जिस तरह की गतिविधियां चलती हैं, जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जिस तरह से हमारे देश को एक गलत नजरिए से पेश किया जाता है, वहां उन्हीं देशों के प्रतिनिधि हमारे देश में आते हैं और बुलाए जाते हैं। चुनाव के दौरान भूमिका कुछ थी और चुनाव के बाद कुछ हो जाती है, तब क्या महसूस करते हैं आप जैसे लोग? देखिए, एक बात तो है कि भाई इंटरनेशनल जो लॉ है उस लॉ में कौन कहाँ बैठता है, उसके क्या प्रोटोकॉल हैं, वो तो उन्हें मेंटेन करना है, क्योंकि इंटरनेशनल बिरादरी के साथ उनको काम करना है। तो उसमें किसी का दबाव नहीं है कि आप किसके यहाँ जाएंगे, किसके यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन जो आपने जनता के सामने जो भूमिकाएं रखी थी, उसमें जिस तरह से वो बेइज्जत हो रहे हैं, उसका कौन? आपने देखा होगा 15-20 वर्षों से, 30 वर्षों से हम लोग भी मुंबई में रहते हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और उनकी पार्टी और उनके साहबजादे जो हैं, सेना को में रहकर सिवा पाकिस्तान को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं करते रहे। कभी खिलाड़ियों को आपने देखा, अभी जल्दी 4 महीने 5 महीने पहले प्रेस क्लब में कोई एक टीम आई थी पाकिस्तान के गायकों की, उनको तोड़ा, आग लगा दी और क्या किया, वो सारी चीज करते रहे। आज वो उस सभा में खुद बैठे थे जहां भारत के प्रधानमंत्री जो है दोनों हाथ से उनका स्वागत कर रहे थे और उनके लिए बिछे जा रहे थे। यानी तो ये इस तरह की चीजें हैं जो जब ये चीजें पता है कि विदेशी संबंध हमें बनाने हैं, हमें पता है, तो ये जनता को बरगलाने की, जनता के आंखों में धूल झोंकने के प्रयास क्यों होते हैं? ऐसे बहुत से विषयों पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा जुड़ेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी हैं। हम उनके साथ जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। चर्चा का दौर जारी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी, टीवी सदानंद गौड़ा, मैं उमा भारती, मैं गोपीनाथ मुंडे, मैं
रामविलास पासवान, मैं कलराज मिश्र, मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी, टीवी सदानंद गौड़ा, मैं उमा भारती, मैं गोपीनाथ मुंडे, मैं रामविलास पासवान, मैं कलराज मिश्र, मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जैसे ही कहा एक नए ऊर्जा का संचार हुआ भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों में। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ गए हैं ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, एडवोकेट, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी बनाए गए हैं, नवनियुक्त हैं, और नासिर जकरिया साहब हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, साथ ही शिक्षाविद और कई संस्थाओं से जुड़े हुए राजस्थानी सेवा संघ के चेयरमैन प्रेसिडेंट विनोद टिबड़ीवाल जी। चर्चा को आगे बढ़ा, इससे पहले बात हो रही थी ज्ञानमूर्ति जी, मुंबई को लेकर एक विषय निकला था कि मुंबई के किसी सांसद को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। कहने के लिए पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी को कहा जा सकता है, लेकिन जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। क्या मुंबई के लिए, चूंकि आप नगर सेवक भी हैं, आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, मुंबई शहर के विकास में क्या इससे कुछ अड़चन आ सकती है, या मुंबई का इससे नुकसान हुआ है? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है सलमान भाई। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मंत्रिमंडल बनाने का एक प्रश्न आता है, नरेंद्र मोदी जी अपने आप में एक इतने सक्षम व्यक्तित्व हैं कि उन्होंने सोच समझ करके अपना मंत्रिमंडल बनाया है। जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा कि मुंबई से प्रतिनिधित्व मिला नहीं है, टेक्निकली देखा जाए तो पीयूष गोयल जी और स्मृति ईरानी जी दोनों जन मुंबई के ही हैं और मुंबई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ में जैसे गोपीनाथ मुंडे जी हैं, उनका महीने में आधा से ज़्यादा समय तो मुंबई में ही बीतता है। एक तरह से देखा जाए तो वैसा नहीं कि मुंबई के 6 सांसदों में से किसी को प्रतिनिधि मिला नहीं है तो कुछ विकास नहीं होगा। जितने भी सांसद मुंबई से चुन के गए हैं, शिवसेना के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 3, ऐसे 6 के 6 लोग बिना मंत्रालय के ही अपने आप में इतने सक्षम हैं कि वो सारे कामकाज मुंबई के जो प्रतिनिधित्व कर लेंगे। यानी मतलब सरकार से अपेक्षाएं लोगों को होती है और मुंबई की आर्थिक राजधानी है। कहने का मतलब मैं आपको बताना चाहता था एक बात कि चुनाव का रिजल्ट 16 तारीख को लगा है। इसके पहले से ही गोपाल शेट्टी जी और किरीट सोमैया जी अपने कामों में लग गए थे और परसों पूनम महाजन जी ने मीठी नदी का भी उन्होंने जायजा लिया था, अपना वहाँ पे सर्वेक्षण करवाया था महानगर पालिका के लोगों को लेकर के। मेरा कहने का बात यह है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मंत्रिमंडल मिलेगा तो ही काम करेंगे। जिस दिन से 24 अप्रैल के बाद से चुनाव खत्म हो तो उसके बाद से ही लोग अपने काम पे लग गए थे। चलिए, काम पर लग गए हैं और उम्मीद करते हैं कि बेहतर काम होंगे शहर के लिए। हम बात कर रहे थे नासिर जकरिया साहब, विदेशी संबंधों के मामले में इतना विशाल हृदय का स्वामी होते हुए भी भारत देश के साथ पड़ोसियों के संबंध हमेशा खटास भरे रहे। ऐसा क्यों हो रहा? कहाँ हमसे चूक होती थी, जबकि हम बहुत ही गहरे तक अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने की हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनमें खटास रह जाती थी। क्या आने वाले दिनों में इसके विपरीत देखने को मिलेगा, बेहतर संबंधों की वानगी देखने को मिल सकती है? सलमान साहब, जो नई सरकार ने सार्क लीडर्स को निमंत्रण दिया उसमें हमारा पक्ष भी साथ दे रहा है और हम तो चाहते हैं हमारी जो पिछले आज़ादी से आज तक जो नीतियां कांग्रेस सरकार की रही, हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है और यही नई सरकार ने पूर्णवृत्ति की है और हम इन्हें साथ देंगे, समर्थन देंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो कदम बढ़ाया है हम उसका स्वागत भी करते हैं, हमारे देश आए, लेकिन उनके सॉइल को आतंकवादी के लिए अगर वो इस्तेमाल करेंगे, कांग्रेस फ्लोर ऑफ द हाउस में और अलग अलग फोरम पे ये मुद्दे उठाएंगे और हम तो यही चाहेंगे कि पड़ोस मुल्कों के साथ, सार्क मुल्कों के साथ कांग्रेस सरकार की मौजूदगी में हिंदुस्तान ने हमेशा एक लीडरशिप रोल अदा किया है
और उसे कंटिन्यू करना चाहिए नई सरकार ने। ट्रेड इश्यूज, बायलैटरल इश्यूज और कांग्रेस के दौरान कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस जारी रहा, तो हम चाहते हैं कि इसको आगे ले चले और अच्छे संबंध बनाए रखे, और इसमें हमारे सारे एंटायर रीजन का हित है इसमें। जी कभी भी बातचीत चर्चा बंद न हो और इस दिशा में लगातार प्रयास होते रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, उसमें कोई कमी नहीं रही है। लेकिन विदेशों से विदेशी शक्तियां अक्सर इस मामले में कहीं ना कहीं छल करती रही हैं, कपट करती रही हैं और आरोप भी लगते रहे हैं, हमारी सरकारों पर भी लगते रहे हैं। देखते हैं नरेंद्र मोदी इस मामले में कितने सफल होते हैं संबंधों को बनाए रखने में, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है संबंध थोड़े से बेहतर होने के कगार पर आते थे। लेकिन फिर जिस तरह से हमारे यहाँ से कट्टरपंथी ताकतें हैं, बिल्कुल दूसरी तरफ भी उसी तरह की बातें हैं और इस तरह से संबंध बिगड़ते चले गए। एक हमारे साथ डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाल जी हैं, शिक्षाविद तो है ही, साथ ही उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, हाउ टू मेक अ न्यू इंडिया। इस में क्या बताने की कोशिश की आपने? इस पुस्तक में एक नए भारत के निर्माण की आपने भी बात कही है। नए भारत के निर्माण की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, नए भारत के निर्माण की बात केजरीवाल करते थे, नए भारत के निर्माण की बात राहुल गांधी करते थे। तो आप जो नए भारत के निर्माण की बात करते हैं टिबड़ेवाल जी, उसमें क्या है? देखिए, प्रॉब्लम्स तो सब लोग बोलते हैं जी, ये समस्या है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेकारी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको दूर कैसे किया जाए, इसके लिए प्रथम बार इस पुस्तक में सकारात्मक सुझाव दिए गए हैं, जिनसे कि भारत की ये सब समस्याओं का हम निराकरण कर सकते हैं। और ये पुस्तक वाकई बहुत सहयोगी और उपयोगी साबित तो ये नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने के प्रयास किया आपने? ये नरेंद्र मोदी जी तक ये किताब पहुंचाई भी गई। इस किताब में इसे राहुल जी तक भी पहुंचाई है, इसे केजरीवाल जी तक भी पहुंचाई है। राहुल जी तक भी पहुंचाई गई, केजरीवाल तक की भी पहुंचाई गई। ये सारी जो इन लोगों के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जो तैयार हुए, उसके पहले से ही ये पुस्तक का विमोचन जमीर साहब ने कर दिया था भाईदास हॉल में जी। यानी आपने अपनी तरफ से प्रयास कर दिया कि एक नए भारत का निर्माण कैसे किया जाए, आपने भी अपनी उसमें राय रखी। कई जगहों पर ये माना गया था कि देशों के साथ ये नए जो कैबिनेट बनी है ज़करिया साहब, इस कैबिनेट में ऐसा क्या स्पार्क आपको नजर आता है जो एक नए भारत के निर्माण में सहायक होगा? ऐसी क्या चीज, कोई पॉजिटिव चीज आपको नजर आती है? हम तो कॉन्ग्रेचुलेट करते नहीं सरकार को, नए कैबिनेट को, लेकिन जो उन्हें कदम बढ़ाने चाहिए, चूंकि अभी वो सरकार में है, गवर्नेंस का भी इशू है, इसमें हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो नई सरकार में, नए कैबिनेट में। हम चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी रहे और हम ये भी चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट्स वो दे उसे बड़े सोच समझ के और एक जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री होने के नाते दे, क्योंकि अभी चुनाव खत्म हो चुके हैं, हम चुनाव मोड में नहीं है। अभी लोगों को उनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और चूंकि हम बंबई के हैं, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि बंबई ने 6 के 6 सीट दी बट एक भी कैबिनेट में लिया नहीं गया, तो एक मुंबईकर होने के नाते हमें तो बड़ा अफसोस होता है। तो अभी इट्स टू अर्ली टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेकिन जैसा आपके सुषमा स्वराज जी को विदेश मंत्रालय दी गई है, तो ये बड़ा महत्व मंत्रालय है। इसमें आपको डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन करने की जरूरत है, आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की क्या पॉलिसीज है, क्या नीतियां, उसको प्रेजेंट करना है। और जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो बहुत एस्पिरेशंस रखी हुई है, तो देखते अभी वो डिलीवर कर पाते कि नहीं। कांग्रेस का कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन तो रहेगा बट हमारा समर्थन भी रहेगा। जी, मुंबई को लेकर जो एक आपने कहा था, उसे ज्ञानमूर्ति जी ने थोड़ा सा टेक्निकली बताने की कोशिश की कि पीयूष गोयल हो गए, स्मृति ईरानी हो गई, राज्यसभा के मेंबर्स नहीं मैं सलमान भाई मैं कुछ बोलना चाहूंगा। लोकसभा में 3 सीट्स बीजेपी के है और 3 सीट्स कांग्रेस के है, उसमें आपको एक भी नहीं मिला, हमें बड़ा अफसोस हो रहा है। जी सलमान भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते होंगे अच्छी तरह कि पहले वो फुटबॉल खेला करते थे और फुटबॉल से आते आते वो क्रिकेट खेलने लग गए और क्रिकेट में भी वो विकेट कीपिंग करते हैं और विकेट कीपिंग के साथ साथ में अच्छे बल्लेबाज हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ
कि जरूरी नहीं कि व्यक्ति राज्यसभा से हो तो ही काम करेगा, लोकसभा से होगा तो ही होगा, कैबिनेट में होगा तो ही काम करेगा, या वो इस जगह से होगा तो ही काम करेगा, इस शहर से होगा तो ही होगा। ये सारा का सारा ढकोसला है। जकरिया साहब, आपने जैसे बातें बोली ना कि गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेटमेंट सोच समझ कर देना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी हमें पता नहीं है, ये सारी बातें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में कपिल सिब्बल नहीं है जो अकाउंटेबिलिटी जैसे कुछ भी नॉन अकाउंटेबिलिटी होते हुए भी कुछ भी बकवास करते थे। हमारे पास में दिग्विजय सिंह नहीं है जो बिना सोचे समझे स्टेटमेंट देते थे, और हमारे पास में मनमोहन सिंह नहीं है जो मतलब ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हो। मैं ये आपको सब ये सब कहना चाहता हूं कि जितने सजेशन आप दे रहे हो कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ये सब फॉरेन पॉलिसी दुनिया भर की, ये सारा हमारे यहाँ कैपेबल लोग हैं। सुनिए जकरिया साहब 2 मिनट जरा सुन लीजिए ना, 2 मिनट सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तो आज ही हमने वोट लिया है, हमारे काम का शुरुआत हो गई। ये राजनीति में आप गवर्नेंस के मुद्दे पर भाई आप बोल रहे थे, एक बात मेरी समझ में बात कीजिए। आप जो मुद्दे हैं उस पर भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए, प्लानिंग। अरे मैं बता रहा हूँ जकरिया साहब, जरा सुनने की कोशिश करिए ना, जरा दूसरों का सुनने का देखिए, आप जरा दूसरों का सुनने की कोशिश करिए। एक सवाल जहन में आता है, सार्क देशों को जिस सम्मान के साथ बुलाया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल सभी देश के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री आए, जहां से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं आ पाए वहां के स्पीकर्स आए बांग्लादेश से, यानी उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा। तो ये एक बात रह जाती है जहन में, हमने विदेशों के साथ तो बड़े बेहतर संबंध कर लिए, लेकिन कभी एनडीए के साथ बड़े मधुर संबंध रखने वाले अपनी 2 मुख्यमंत्रियों को हम नहीं मना सके, महिला मुख्यमंत्रियों को, उन दोनों ने बायकॉट किया। क्या कारण हो सकते हैं जकरिया साहब? क्योंकि हम विदेशी संबंध बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन एक तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री अगर नहीं आती हैं तो ये कड़वाहट कितने दिनों तक चल पाएगी, और ये हमारे भीतरी लोकतंत्र के लिए कितने घातक हो सकती है। देखिए, उनके आने ना आने से मोदी जी के कार्यकाल पर कोई असर पड़ना नहीं है, लेकिन प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री बुलावा जाता है, कभी बेहतर संबंध रहे हैं। कहा जाता है नरेंद्र मोदी के जयललिता जी के साथ बड़े ही बेहतर संबंध रहे हैं, एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं ममता जी। लेकिन सलमान भाई, मैं कुछ कहना चाहूँ इस पे? हाँ जी बिल्कुल। जकरिया साहब बेशक इस पे प्रकाश डालेंगे, अपनी बात रखेंगे जी, लेकिन आपको मैं इस पे ये बताना चाहूंगा कि आप जरा पिछले 4-5 महीनों का मोदी जी का आप भाषण देख लीजिए, उनका काम करने का तरीका देख लीजिए। उन्होंने हमेशा बहन ममता जी करके उन्होंने पुकारा, यहाँ तक कि वो उनके वेस्ट बंगाल में जाकर के उन्होंने भाषण देते समय भी उन्होंने काफ़ी कुछ उनको अच्छे से मतलब ट्रीट किया, और ये भी खुला आह्वान किया कि जो कोई भी मेरी सरकार में आना चाहेगा, सरकार से जुड़ना चाहेगा एनडीए से, उसका वेलकम है। और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की। जयललिता जी के साथ में भी उन्होंने कई बार उनके यहाँ जाकर के मिल के आए, और उन्होंने भी ऑफर किया कि आप हमारी सरकार में से जुड़िए। ये सब रिजल्ट आने के पहले की बात मैं कह रहा हूँ। तब तो किसी को नहीं पता था कि एनडीए में या भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आएंगी। इसके बावजूद वो दोनों से तब शायद ये रणनीति रही हो कि कहीं कम पड़े तो ये फिर भी मैं बता रहा हूँ, फिर भी ये दोनों नेताओं ने मतलब जो मतलब ये तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं और वेस्ट बंगाल की हैं, ये दोनों जन की एरोगेंसी अपने चरम पे है, आज भी बहुत है। आज जयललिता जी ने जिस तरीके से बायकॉट किया है, ये देश के प्रधानमंत्री का ये ओथ सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण विधि थी, ये कोई दुश्मन की नहीं थी जो तुम बायकॉट करते हो। मुझे तो मतलब ऐसे नेताओं पे शर्म आती है कि वो किसी देश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने सम्मान में जब दूसरे देश के लोग आ सकते हैं तो इन्होंने मुख्यमंत्री के नाते जाना चाहिए। जितनी कड़वाहट ज्ञानमूर्ति जी, जितनी कड़वाहट नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर हुआ करती थी, तल्ख बयानबाजियां होती थी, शहजादे, माँ बेटे जैसे शब्दों का प्रयोग, वो अपनी भाषण शैली, उनकी अपनी शैली उन्होंने विकसित कर ली थी। तल्खियाँ भी बढ़ी थी, यहाँ तक कि प्रियंका भी उस पे कूद पड़ी थी। लेकिन जिस तरह की उन लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, उन लोगों की मौजूदगी दर्ज रही जिसे मौनी बाबा कहा जाता था, वो मनमोहन सिंह वहाँ मौजूद थे। थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता कि इसी देश की 2 मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, जिन्हें सर आंखों पर बिठाया गया, और बड़ी बात यह रही कि दोनों पिछड़ी नहीं थी, दोनों ने अपने अपने प्रदेशों में बहुत अच्छा रिजल्ट अपनी पार्टी के लिए दिया। बराबर। सलमान साहब, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत क्रिटिकल है। क्यों? इससे पता चलता है
कि अगर आप आंकड़े देखें, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 31% वोट्स मिले और ये 31% 31 जी, और ये सिर्फ हिंदी एरिया में, हिंदी काउ बेल्ट में मिले। तो साउथ में, ईस्ट में ये डोमेस्टिकली हम चाहते हैं कि नई सरकार लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, वहां के स्टेट और सेंटर के रिलेशंस इंप्रूव रहे और अच्छे रहे। और अगर तुम अंतरराष्ट्रीय पे बहुत हाई लेवल पे इंटरनेशनल स्टेट्समैन बनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन चिराग तले अंधेरा रहे, तो इसका क्या मतलब है? कुछ भी हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि कहते हैं हिंदी भाषी में ही हुआ है, वेस्ट बंगाल में हमारे खाते खुल गए, कर्नाटक में हमने वापस से गेन किया है, महाराष्ट्र कौन सा हिंदी भाषी प्रदेश है? महाराष्ट्र मराठी भाषी प्रदेश है, वहां पे हमने क्लीन स्वीप किया है। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि जयललिता और ममता बनर्जी नहीं आए तो क्यों नहीं हम, जब दो सार्क लीडर्स को आप एयर इंडिया के चार्टर प्लेन्स भेजते हो उनको लाने के लिए, पब्लिक नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बात तो है, एक बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए अपने भीतर बाहरी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने के साथ साथ ये एक इसे नेगेटिव न लेते हुए एक चेतावनी ले ली जाए, इसे एक सबक ले लिया जाए कि अपनी भीतरी शक्तियों को भी उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस दिशा में भी काम करना होगा। बात हम टिबड़ा जी टिबड़ा जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, आपके पास खासकर इसलिए आ रहा हूं कि आप वक्फे पर समय समय पर विदेशी यात्राएं करते रहते हैं, आपकी बिटिया रहती है, आप यूएस जाया करते हैं। यूएस के साथ में भी यूएस ने वीजा ठुकराया है कई बार नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, एक आम शहरी, एक आम मुंबईकर, एक आम राजस्थानी, एक आम मारवाड़ी, एक आम देशवासी होने के नाते जब आप यूएस जाते थे, आपके साथ एक भारतीय थोड़ा सा पिछड़ा प्रदेश का व्यक्ति समझा जाता था। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जब आप जाएंगे यूएस तो आपको कुछ अलग नजरिए से देखा जाएगा? सलमान जी, पहले तो मैं थोड़ा सा जो पहली जो बात चल रही थी जयललिता जी की और ममता जी की, जी, इसके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा। जी जरूर। देखिए, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका एक क्षेत्रीय मुद्दा होता है और वो चुनकर उसी क्षेत्रीय मुद्दे के ऊपर आते हैं। ममता जी के 2 रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ममता जी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजे हैं। तमिल लोगों का जो वहाँ पर नरसंहार हुआ है लंका में, उसके लिए वो तमिलियन का विरोध करने के चक्कर में वो पार्टियां इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन जीतती है। हमने हमारे सबसे अच्छे प्रधानमंत्री को, सबसे अच्छे ऑनेस्ट प्रधानमंत्री को इसी मुद्दे पर खोया है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पर तमिल का मुद्दा कितना गहन है, लेकिन ये लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि तमिलों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी राजाध्यक्ष जी को बुलाकर उनसे बात करनी जरूरी है। ये वही उसी पर आ रहा था मैं कि संबंधों को सार्क देशों के साथ, विदेशी ताकतों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने के साथ साथ अपने लोगों को समझा पाना। शायद देखिए, इस मामले में शिवसेना ने एक पहल की है, हमेशा धुर विरोधी रही है पाकिस्तान की। इवन अभी निजामुद्दीन राइन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, प्रेस क्लब में भी कुछ कलाकार आए थे, उनका भी विरोध होता रहा है, पार्सल उन्हें भेजा गया है फौरन, उनके सेट पर जाकर तोड़फोड़ हुई है, पिच खोदी गई है, हर तरह से विरोध हुआ है पाकिस्तान का। लेकिन उसी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उद्धव ठाकरे न सिर्फ सपरिवार शामिल हुए बल्कि उनके अपने सांसद, जीते हुए सांसद, राज्यसभा के लोग भी मौजूद थे। यानी थोड़ा सा नरेंद्र मोदी इस मामले में सफल हुए अपनी एक सहयोगी पार्टी को समझा पाने में, या इस पार्टी ने अपने आप को खुद समझाया हो कि अब साथ चलना है, बेहतर की दिशा में काम करना है। तो ये काम अभी जयललिता जी के लिए भी और ममता बनर्जी के लिए भी नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती है, इन दोनों को भी समझाना और ऐसे ही ताकतों को समझाना जो भीतर, अपने भीतर भी अपने प्रधानमंत्री के साथ, उनके साथ संबंध बेहतर बनाने की दिशा में कहीं आड़े आ रहे हो, उनके साथ बेहतर संबंध बनाना भी एक चुनौती होगी नरेंद्र मोदी के लिए। मेरा दूसरा सवाल भी आपके लिए था। दूसरा सवाल जो मेरे से पूछा था कि मैं अमेरिका की यात्राएं करता हूं, मैं आपको सच बतलाता हूं, अमेरिका के अंदर भारतीय लोगों की अब बहुत इज्जत है जी। वहाँ पर भारतीय लोगों को जब से पोखरण के अंदर एटम बम का विस्फोट हुआ था, उसके बाद से उन लोगों ने भारतीयों को अच्छी नज़र से देखना शुरू कर दिया।
हमारे भारतीय वहाँ पर सिलिकॉन वैली में इतना काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में उनके भारतीय हमारे उनको संचालन कर रहे हैं। तो भारतीयों को अब किसी भी दृष्टि से सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड इंटेलिजेंट, अभी किंग खान के साथ हुआ था, कई सेलिब्रिटीज जाते हैं, उनके साथ में अपमानजनक व्यवहार होता है, माफ़ी मांगना तो उनके यहाँ से इस तरह के खेत भरे जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, माफ़ीनामे तक तो कर नहीं पाते वो। तो ऐसे में आने वाले दिनों में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है क्या? 100% बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए। देखिए, अमेरिका के कुछ जो रूल्स हैं वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सबके लिए एक समान है और वो रूल्स की कंट्री है। तो उसके अंदर कोई भी आदमी यदि रूल वायलेट करता है तो वो सबके लिए समान है। यानी सब वो हमारे यहाँ ये भारतीयों के अंदर ये है कि ये वीआईपी है, वीवीआईपी है, ऐसा वहाँ कल्चर नहीं है सर। जी जी जी, तो यानी उस कल्चर को भी कुछ बेहतर चीजें वहां से भी सीखनी होगी। हम ज्ञानंद जी, हम आपके पास भी आते हैं। हमारे साथ हमारे अपने सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष जी भी जुड़ गए हैं। अवनिंद्र आशुतोष जी से जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री पद की शपथ, देखिए चुनाव के बाद, नतीजों के बाद प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, ये तो तय हो गया था। आज नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ले ली है प्रधानमंत्री पद की, उसके बाद जनता का क्या कहना है और आम जनता की क्या प्रतिक्रिया रही है, इस पर नजर रखे हुए थे अवनिंद्र जी। अवनिंद्र जी से बात करते हैं। अवनिंद्र जी, क्या प्रतिक्रियाएं मिली हैं आपको आम जनता की, मुंबई करो की और पूरे देश से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने के बाद? अगर हम सलमान जी परिवर्तन की बात अगर महसूस करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से देश के सामने एक ऑप्शन था नरेंद्र मोदी के नाम का, जिस तरह से बिगुल बजा और भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट किया जिस तरह से, तो निश्चित रूप से एक ऑप्शन था। कांग्रेस से बहुत सारी शिकायतें थी लोगों की और एक लंबा अरसा गुजर गया था, ना तो विकास का काम हो रहा था। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार बयान दिया जा रहा था, लेकिन आम आदमी को ये महसूस नहीं हो पा रहा था कि उसके अच्छे दिन आ गए हैं। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने जब कहा कि अच्छे दिन आएंगे, तो कहीं ना कहीं से आम आदमी ने भरोसा जताया है। और अगर हम मुंबई करों की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो सबसे ज़्यादा खुशी लोगों में है, युवाओं में है, और हर वर्ग ने नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। और साथ ही साथ ये कहा है, आम जनता ने ये कहा है सलमान जी, कि अब नरेंद्र मोदी को वो पूरा करना होगा जो वादे उन्होंने किए थे। तो कहीं ना कहीं से जो चुनौती का जो सामना है नरेंद्र मोदी को अब करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी ने जिस तरह से भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर, तो नरेंद्र मोदी का भी अब फर्ज बनता है सरकार के साथ साथ कि आम आदमी के लिए ये ज़रूर सोचे और एहसास बहुत जल्द दिलाएं कि वाकई हमने अच्छे दिन लाने की कोशिश कर दी है। हालांकि जनता ये कहती है कि बहुत जल्दीबाजी होगी अभी कहना कि तत्काल सब कुछ शुरू हो जाए, क्योंकि सरकार को भी कामकाज करने में थोड़ा वक्त चाहिए। और निश्चित रूप से जनता का मन में एक उम्मीद जगी है और वो महसूस कर रही है कि बदलाव होगा और अच्छे दिन जरूर आएंगे। जी, भारत देश के नागरिकों की ये विशेषता रही है, ये भूलती भी जल्दी है, याद भी इसे बहुत जल्दी आता है। ये देश आशावादियों का देश है, आशावाद पर टिका हुआ है, बेहतर की उम्मीद है। बेहतर हुआ तो अपना लेंगे, सर आंखों पर बिठाएंगे, वरना जनता जनार्दन नकारने से भी इनकार नहीं करती। इंदिरा जी को सर पर बिठाती है तो इंदिरा जी को हराती भी है। ये अटल जी को सर पर बिठाती है, अटल जी को घर भी बिठाती है। ये जनता है, ये बहुत कुछ देखती है और बहुत कुछ जानती है। उम्मीदें जिस तरह की दिखाई गई, विकास का जो प्रोजेक्ट पेश किया गया, गुजरात पैटर्न के रूप में देश के सामने लाने की कोशिश हुई, जिस कैबिनेट को आज, जिस कैबिनेट का गठन हुआ है, इसे देखते हुए बिल्कुल उसी पटरी पे दौड़ती हुई लगेगी क्या ये सरकार? जकरिया साहब, गुजरात मॉडल, गुजरात डेवलपमेंट के मुद्दे पे मोदी जी और उनके समर्थनों ने बहुत कुछ कहा। अब पैन इंडिया लेवल पे डेवलपमेंट करे तो अच्छा ही है, क्योंकि कांग्रेस पक्ष हमेशा इस बात पर जोरदार भरोसा रखती है कि देश के हित में, एक गरीबों के हित में, आम आदमियों के हित में जो भी योजनाएं बनाई जाएगी कांग्रेस पूरा साथ देगी। बट अभी डेवलपमेंट के नाम पे सरकार बनी है, तो हम देखना चाहेंगे कि वाकई में जो हमारे यूपीए, कांग्रेस लेड यूपीए सरकार 8.5% का एवरेज ग्रोथ रेट रखी थी, क्या वो उसको मेंटेन करते हैं? नंबर वन। नंबर टू, इंटरनेशनल लेवल पे
कि जैसे बहुत सारे टॉप यूरोपियन और यूएस प्रेसिडेंट्स ने कहा कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन इन द वर्ल्ड को कैटेगरी में डालते, हम देखना चाहेंगे कि नई सरकार को भी उस कैटेगरी में शुमार किया जाता है। और हम ये भी चाहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और बहुत सोशल इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं होता है। अगर हुआ तो अच्छा है और नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में लोग जवाब देगा उसके। जी, जिस दिशा में काम किया जाना चाहिए, आप विनोद टिब्रोला जी, आप उद्योगपति हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, ऐसा कौन सा काम है जिसे प्राथमिकता देकर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी खुद की प्रायोरिटी तय कर रखी होगी? अपने कैबिनेट बनाते वक्त, अपनी टीम बनाते वक्त उनके जहन में बहुत कुछ होगा और तभी उन्होंने चुन चुन कर अपने साथियों को लिया होगा जो उनकी नाव को खेने में उनकी मदद कर सके। आपके हिसाब से वो क्या प्रायोरिटीज हो जो नरेंद्र मोदी जी पहले अपने हाथ में ले और उस दिशा में काम करें? देखिए, आज 65 साल के बाद भी हिंदुस्तान के सारे लोगों को बिजली नहीं मिलती है। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा सपना ये दिखाया कि मैं 24/7 365 यदि गुजरात में बिजली दे सकता हूँ तो सारे भारत को दे सकता हूँ। तो यदि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली और पानी, आज पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, गंगा हमारी खराब हो चुकी है। यदि हम पानी और बिजली और रोटी, ये 3 चीज़ की समस्याओं का यदि हम समाधान कर दें तो बाद में तो सब कोरोलरी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब अपने आप आएगी। लेकिन सबसे पहले बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों पे इमीडिएटली ध्यान देना चाहिए। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ऐसी चीज़ें जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं, बिजली, पानी जैसी चीज़ों पर प्राथमिकता देनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। हो सकता है इस दिशा में उनके लोग काम भी कर रहे हों, हो सकता है कि ये नतीजे आने के बाद और उन चीज़ों का जिक्र वो अपने भाषणों में लगातार करते रहें। ज्ञानमूर्ति जी, उन्होंने खुद कहा कि एक मजदूर मिला है आपको, नरेंद्र मोदी जी ने कहा। बहुत सारे शब्दों को गढ़कर जब उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये सपनों का सौदागर आया है। तो ये सपनों का सौदागर कितने सपने पूरे कर पाएगा जिस तरह के सपने दिखाए गए भारतवासियों को? देखिए, ये सपनों के सौदागर नहीं, ये सच सपनों के सौदागर हैं, जिसको सच करके दिखाएंगे। अभी तक कभी भी मंत्रालयों में पिछले 65 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय कभी नहीं रहा। आज उन्होंने एक नया मंत्रालय भी बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय। जैसे कि अभी टिब्रेवाल जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर देने की ज़रूरत है और आज की ज़रूरत है ये। यदि आप गंगा को अच्छा करना चाहते हैं, आप गाँव को जोड़ना चाहते हैं, आप पानी गांव तक पानी पहुंचाना चाहते हैं, आप गांव तक बिजली पहुंचाना चाहते हैं, इन सारी बातों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और एक ऐसा मंत्रालय की ज़रूरत थी। ऐसा उन्होंने सिर्फ अपने अंदर से आज जाग करके नहीं किया, पिछले 2-3 वर्षों से उनका अध्ययन, उनकी सारी टीम का अध्ययन चल रहा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपको भी पता होगा सलमान भाई, कि भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव के 2 वर्ष पहले से ही एक विजन 2034, जो देश का 2034 भारत देश कैसा होगा ये 20 साल के बाद में, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की एक कमेटी ने, एक टीम ने पूरी तैयारियां करके अपना एक विजन बना के रखा हुआ है, जिसका आने वाला महीने 2 महीने के अंदर में आप सब लोगों के सामने उसको रखा जाएगा। और 2034 तक भारत को कैसे बनाना है, पूरे गांव में 2034 तक का एक विजन रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। एनडीए सरकार ने, यूपीए सरकार के जाने के बाद कार्यशैली सबकी अलग अलग होती है। बहुत संक्षेप में बताएं ज़करिया साहब, क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं आप? बहुत संक्षेप में। नहीं, हम तो देश के हित में काम करते रहेंगे, हम लोगों ने किया है। अगर आप देखें कि आज़ादी के बाद हमारा देश बाहर के मुल्कों से अनाज लेता था और इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी और जितने भी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने हमेशा देश को प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के तौर पे लेके गए। चलिए, देश को अच्छे वही साथ देंगे नई सरकार को। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से, और उसके संकेत भी दिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर। बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है
और शुभकामनाएं दी जा सकती हैं नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को। विपक्ष को शुभकामनाएं दी जा सकती हैं कि वो बेहतर रचनात्मक विपक्षी भूमिका निभाएंगे। ज़करिया साहब आपका, विनोद टिब्रेवाल जी आपका और ज्ञानमूर्ति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी तो कार्यकाल संभाला है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता के से जुड़े हुए लोग इस पर भी नजर रखे हुए हैं और आपको बहुत सारी चीजें बताते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निजाम साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, बीच से ही वो चले गए, लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना है, इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी, टीवी सदानंद गौड़ा, मैं उमा भारती, मैं गोपीनाथ मुंडे, मैं रामविलास पासवान, मैं कलराज मिश्र, मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी